हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीके कॉम्पिटिशन एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पहले से ही जानकारी है, हम अपने चैनल पर इतिहास की क्लासेज ले रहे हैं। दोस्तों, हमने इससे पहले इतिहास की लगभग 8 क्लासेज ले ली हैं। दोस्तों, हमारी इतिहास की 9वीं क्लास है और इस क्लास में दोस्तों हम आज शुरू करने जा रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता। जैसा कि दोस्तों आप सभी को जानकारी हो चुकी होगी कि अभी हाल फिलहाल में दिल्ली पुलिस, यूपीएसआई, यूपी लेखपाल, यूपी पुलिस एंड रीट जैसी कई भर्तियों के नोटिफिकेशन यानी कुल मिला कह सकते कई वैकेंसी की घोषणा हो चुकी है। यानी आने वाले समय में इस प्रकार की काफ़ी भर्तियां आने वाली हैं और उन भर्तियों को मद्देनज़र रखते हुए, ध्यान रखते हुए दोस्तों हम इतिहास की क्लासेज स्टार्ट कर रहे हैं, वो भी कम्प्लीटली यानी संपूर्ण तथ्यों के साथ। अब दोस्तों आपको एक बात याद रखनी है कि हम इतिहास की क्लासेज ले रहे हैं, अपनी एक नोटबुक बना लें। नोटबुक बनाने के पश्चात दोस्तों क्या करें, अपने टॉपिक वाइज यानी स्टेप बाय स्टेप यानी पर डे जो वीडियो है हमारी, जब भी हम इतिहास की क्लास लें कम्प्लीटली रेगुलर लेंगे दोस्तों, एक तरफ से लेंगे तो आप एक तरफ से संपूर्ण नोट्स बनाते चलें, क्लास लेते चलें। तो दोस्तों चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक की तरफ चलने से पहले दोस्तों मेरा एक कहना है आपसे कि मैं पहले भी कहता हूं दोस्तों कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने चैनल पर, हमारे चैनल पर और आपके चैनल पर लोगों को जोड़ें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने सहपाठियों को वीडियो की लिंक शेयर किया करें। जितने ज़्यादा लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे दोस्तों, मेरे को पढ़ाने में, स्टडी कराने में उतना ही आनंद मिलेगा और मैं ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाने की कोशिश करूँगा दोस्तों। तभी पढ़ाने में इंटरेस्ट आता है जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ने वाले हों। तो दोस्तों हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता। तो वीडियो को लाइक अवश्य करना है दोस्तों, शेयर अवश्य करना है, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना है। तो देखिए दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता। अब सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में मैं पढ़ाने से पहले दोस्तों आपको बता दूं कि लगभग आज से 100 साल पहले की बात की तरफ चलते हैं कि लगभग आज से दोस्तों 100 साल पहले, यानी हम कह सकते हैं कि एक पॉइंट समझाता हूं कि आज से लगभग 100 साल पहले दोस्तों हमारा ये मानना था कि जो हमारी संस्कृति है, हमारी जो कल्चर है, हमारी जो ट्रेडिशंस हैं, हमारी जो परंपराएं हैं, हमारी जो संस्कृति है दोस्तों, वो संस्कृति की शुरुआत हम कह सकते हैं कि हमारी जो संस्कृति है दोस्तों, इस संस्कृति की शुरुआत ऐसा मानना था हमारा लगभग 100 वर्ष पहले। कब? 100 ईयर्स, यानी हम कह सकते हैं दोस्तों कि लगभग 100 ईयर्स पहले, 100 ईयर पहले की बात है कि हमारी संस्कृति की हम जो जन्म मानते थे कि हमारी जो संस्कृति का जन्म है, उदय है, वो किससे हुआ था दोस्तों? वैदिक संस्कृति से हुआ। किससे हुआ? वैदिक संस्कृति से हुआ था। यानी हम अपनी संस्कृति की शुरुआत किससे मानते थे? वैदिक संस्कृति से मानते थे। यानी कह सकते हैं कि वैदिक काल से मानते थे, वैदिक युग से मानते थे। लेकिन लगभग आज से 100 साल पहले दोस्तों क्या होता है कि एक अलग ही संस्कृति यानी वैदिक संस्कृति से एक अलग ही संस्कृति का पता चलता है और उस संस्कृति का नाम था दोस्तों सैंधव संस्कृति। क्या नाम था दोस्तों? सैंधव संस्कृति। अब प्रश्न हमारे मन में ये उठता है दोस्तों कि सैंधव संस्कृति क्या थी? तो इसके बारे में 100 साल से पहले ही जानकारी कैसे चली? तो मैं आपके बता दूं, क्लियर कर दूं दोस्तों आपके लिए कि जो सैंधव संस्कृति है, इसके बारे में जानकारी हम लोगों को 100 साल, लगभग 100 साल पहले ही हुई। तो हमें इससे पहले जो 100 साल से पहले जब हम ये मानते थे कि हमारी संस्कृति की शुरुआत किससे हुई? वैदिक काल से हुई, तो हमारा जो मानना था उस बात को हमने झुठला दिया और हमारा एक नया दावा प्रस्तुत हुआ कि हमारी संस्कृति वैदिक संस्कृति से भी लगभग 1000 साल पुरानी है। कितनी साल पुरानी? लगभग 1000 साल पुरानी है। किससे? वैदिक संस्कृति से भी। ठीक है, तो ये बात खत्म हो गई यहाँ तक, यानी सैंधव संस्कृति। अब आज हम उसी संस्कृति के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। किसके बारे में? सैंधव संस्कृति के बारे में। इस संस्कृति को हमारी संस्कृति का जन्मदाता भी कहा जाता है कि हमारी जो संस्कृति थी, जिसको हम वैदिक संस्कृति से संबंध मानते हैं, इससे भी पहले भारत में, अपने देश में एक अलग ही संस्कृति विकसित हुई और उस संस्कृति का नाम था सैंधव संस्कृति। अब सैंधव संस्कृति के बारे में जानकारी कैसे हुई, इसकी खोज कैसे हुई, इन तथ्यों पे हम अभी चर्चा करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले पॉइंट्स क्लियर करना आपको। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी खोज के बारे में, इसकी जानकारी के बारे में। हम कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता की जो खोज है दोस्तों, खोज, सिंधु सभ्यता की खोज के बारे में सबसे पहले हम चर्चा करने वाले हैं। अब खोज के बारे में चर्चा करें तो दोस्तों इसकी कई स्टेप चलती हैं। कितनी स्टेप चलती हैं दोस्तों? कई स्टेप चलती हैं। तो फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले इसकी खोज में जो नाम आता है दोस्तों, वो आता है चार्ल्स मैसन का। किसका आता है दोस्तों? चार्ल्स मैसन। इस बंदे का नाम आता है दोस्तों चार्ल्स मैसन का। अब चार्ल्स मैसन के बारे में मैं बता दूं दोस्तों कि इसने क्या किया कि 1826 ईस्वी में, सबसे पहले 1826 ईस्वी में क्या किया, ये हड़प्पा गया
कहाँ गया दोस्तों, हड़प्पा गया और हड़प्पा के टीलों की यात्रा की। और यहाँ पे इसने क्या किया दोस्तों, और यहाँ पे इसने क्या किया, किसी सभ्यता के होने की सर्वप्रथम जानकारी दी। तो याद रखना दोस्तों। फिर उसके बाद में इसने क्या किया दोस्तों, इसके 3 पॉइंट्स हैं कि 1845 में किसने क्या किया, 1845 ईस्वी में एक पुस्तक है नैरेटिव ऑफ जर्नीज, इस लेख में इसका उल्लेख किया। देखो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट यहीं से समझना। मैं आपको एक पॉइंट समझाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। मैंने यहाँ पे नोट कर दिया कि सबसे पहले जब सिंधु घाटी सभ्यता की खोज के बारे में हम बात करते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले जो नाम आता है उभर कर, वो चार्ल्स मैसन का आता है। चार्ल्स मैसन ने क्या किया दोस्तों कि 1826 ईस्वी में एक हड़प्पा स्थान है जो वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है दोस्तों, जिसको हड़प्पा के नाम से जाना जाता था उस काल में। इस स्थान पे क्या थे दोस्तों, टीले थे। इस स्थान पे क्या थे, मिट्टी के टीले थे, ऊंचे नीचे इस प्रकार के टीले थे। और इन टीलों की इसने क्या की, यात्रा की। और इन टीलों की यात्रा करने के बाद में इसको एहसास हुआ, अंदाज लगा कि यहाँ पर कोई ना कोई सभ्यता का क्या है, विद्वान है, कोई ना कोई सभ्यता यहाँ पर प्राचीन पहले रहती थी। तो इसने इस चीज़ की उल्लेख कर दिया। फिर उसके बाद में यहाँ पे इसने क्या किया कि सभ्यता होने की सर्वप्रथम इसी ने जानकारी दी, और इसके विषय में इसने एक लेख लिखा जिसका नाम था नैरेटिव ऑफ जर्नीज। और इस लेख में इसने यहाँ पे इसको जो जो एहसास हुआ, जो जो चीज़ महसूस हुई, उसके बारे में इसने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है दोस्तों, यहीं से फिर प्रश्न बन जाता है इससे संबंध कि हड़प्पा के बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दी। तो देखो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में याद रखना दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सर्वप्रथम जानकारी दी थी चार्ल्स मैसन ने। किसने दी थी, सर्वप्रथम जानकारी किसने दी थी, चार्ल्स मैसन ने दी थी। अगर प्रश्न आपसे पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सर्वप्रथम जानकारी किसने दी, चार्ल्स मैसन ने दी। कब दी, 1826 में दी थी। 1845 में इन्होंने एक नैरेटिव ऑफ जर्नीज नाम का लेख लिखा, और इस लेख में इन्होंने अपनी इस संपूर्ण वृत्तांत के बारे में जिक्र किया। अब उसके बाद में दूसरा चरण क्या चलता है दोस्तों, अभी खोज नहीं हुई है, केवल जानकारी हुई है कि यहाँ पे कुछ ना कोई सभ्यता है। अब उसके बाद में क्या होता है कि दूसरे नंबर पर फिर स्टेज आती है दोस्तों 1856 में। 1856 में क्या होता है दोस्तों कि सन 1856 ईस्वी में फिर दूसरी घटना घटित होती है कि 1856 ईस्वी में क्या होता है दोस्तों, 2 भाई होते हैं, 2 बंधु हैं, जिनका नाम है दोस्तों जेम्स ब्रंटन और विलियम ब्रंटन। ये 2 बंधु हैं, 2 भाई थे दोस्तों, और इनको काम दिया गया था 1856 में लाहौर से कराची तक रेलवे लाइन बिछाने के लिए इन टीलों से, यानी हड़प्पा के टीलों से ईंटों की खुदाई की। अब देखिए दोस्तों, दूसरा चरण हमारा आता है कि पहला चरण चार्ल्स मैसन का कंप्लीट हुआ कि चार्ल्स मैसन ने यहाँ पे जानकारी दी थी किसी सभ्यता के होने की। फिर उसके बाद में लाहौर से कराची तक रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। क्या बिछाई जा रही थी दोस्तों, एक रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। कहाँ तक, लाहौर से कराची तक। कहाँ तक दोस्तों, लाहौर से कराची तक। अब रेलवे लाइन बिछाने के लिए आपने देखा होगा कि जो रेलवे लाइन होती है उसके बीच में हमारे पत्थरों के क्या होते हैं, टुकड़े होते हैं,
तो उसके टुकड़े डालने के लिए यहाँ पे इन्होंने क्या, इनको पत्थरों की ज़रूरत पड़ी। तो इन टीलों में जो ईंटें थी वो बहुत पत्थरों से भी मजबूत थी। इन्होंने इन टीलों की खुदाई की और वहाँ से ईंटों को निकाला और इस रेलवे लाइन में क्या किया, इन्होंने इस टीलों के यानी हड़प्पा के टीलों में स्थित ईंटों को क्या किया था, बिछाया था। अब जब इन्होंने यहाँ पे उत्खनन किया और ईंटें निकली और उन पे जमाव था, उस जमाव को देखते हुए इनको एहसास हुआ कि यहाँ पे कोई ना कोई बस्ती अवस्थित है, यहाँ पे कोई ना कोई सभ्यता स्थित है। तो यहाँ पे दूसरा जिक्र फिर इन्होंने किया, किन पे, हड़प्पा के टीलों में किसी सभ्यता के होने का। अब बात आती है दोस्तों तीसरे चरण की, कि इसके बाद में क्या होता है कि फिर तीसरे चरण में मैं आपको बता दूं दोस्तों कि तीसरे चरण में आते हैं दोस्तों अलेक्जेंडर कनिंघम। कौन आते हैं दोस्तों? अलेक्जेंडर कनिंघम आते हैं दोस्तों। ये अलेक्जेंडर कनिंघम ने 2 बार यात्रा की इसकी। कितनी बार यात्रा की? 2 बार। एक तो 1853 ईस्वी में और एक की थी दोस्तों 1856 ईस्वी में। यानी इन 2 बार, इन 1853 ईस्वी में और 1856 ईस्वी में ये हड़प्पा के टीलों के यानी हड़प्पा नामक स्थान पर यात्रा करने गए, यहाँ घूमने गए और यहाँ पर इन्होंने देखा, सर्वे किया। उन्होंने सर्वे के आधार पर इनको यहाँ पे किसी सभ्यता के होने का अनुमान लगा। और इन्होंने यहाँ पे कौन सी सभ्यता के होने का अनुमान लगा इसको, तो याद रखना दोस्तों कि 1853-56 में घूमने गए। फिर इन्होंने क्या किया दोस्तों कि 1875 ईस्वी में एक रिपोर्ट बनाई और उस रिपोर्ट को बनाने के पश्चात में उस रिपोर्ट को कहाँ भेजा, सरकार के पास भेजा और कहा कि मैंने इन हड़प्पा नामक स्थान का क्या किया है, यात्रा की है, सर्वे किया है और मुझे वहाँ पर किसी सभ्यता के होने का अनुमान है। ऐसी रिपोर्ट बनाकर इसने सरकार को भेजी। किसने? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। क्यों भेजी? क्योंकि ये भारतीय पुरातत्व विभाग का क्या था दोस्तों, उस समय सर्वेक्षक था। भारतीय पुरातत्व विभाग के जन्मदाता भी कहा जाता है। इस नाते इन्होंने 1875 में सरकार को एक रिपोर्ट बनाई और उसमें कहा कि यहाँ पे महात्मा बुद्ध के काल का, किसके काल का, इन्होंने क्या बताया, यहाँ पे इनका क्या मानना था कि महात्मा बुद्ध व इंडो बैक्टीरियन शासक, इनका मानना था कि यहाँ पे महात्मा बुद्ध या इंडो बैक्टीरियन शासकों के काल की कोई ना कोई बस्ती अवस्थित है, कोई सभ्यता अवस्थित है। ऐसा किनका मानना था? अलेक्जेंडर कनिंघम का मानना था। कब? जब इन्होंने 1853 और 1856 की यात्रा की। इस प्रकार इन्होंने यहाँ पे यात्रा करने के बाद सर्वे के दौरान 1875 में भारतीय पुरातत्व विभाग के सर्वेक्षक होने के नाते इन्होंने एक रिपोर्ट बनाई और उस रिपोर्ट में कहा कि हड़प्पा नामक स्थान पर अगर हम खुदाई करते तो हमें वहाँ पर कोई ना कोई सभ्यता या कोई ना कोई बस्ती अवश्य मिलेगी और मेरा मानना है कि वह बस्ती महात्मा बुद्ध के काल की हो सकती है या इंडो बैक्टीरियन शासकों के काल की हो सकती है। ऐसा अलेक्जेंडर कनिंघम का मानना था। तो दोस्तों 3 पॉइंट समझ में आए किस प्रकार क्रम चल रहा है कि चार्ल्स मेसन ने यहाँ पे किसी सभ्यता के होने का सबसे पहले जो जानकारी दी थी, किसी सभ्यता के होने की चार्ल्स मेसन ने दी थी। इसी वजह से हमारे एग्जाम में प्रश्न कई बार पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता के विषय में सर्वप्रथम जानकारी किसने दी थी? चार्ल्स मेसन ने। फिर इसके बाद में याद रखना कि लाहौर से कराची तक जो रेलवे लाइन बिछाई गई तो उसमें किस शहर की ईंटें बिछाई गई थी? हड़प्पा शहर की ईंटें बिछाई थी। और किसने बिछाई थी? ब्रेंटन बंधुओं ने बिछाई थी, जिनका नाम था जेम्स ब्रेंटन और विलियम ब्रेंटन। इन्होंने 1856 ईस्वी में लाहौर से कराची रेलवे लाइन के मध्य क्या बिछाई थी? हड़प्पा के टीलों की से ईंटें निकालकर इस रेलवे लाइन में बिछाई थी और इन्होंने भी यहाँ सभ्यता होने का अनुमान बताया। उसके बाद में अलेक्जेंडर कनिंघम भी इसी टीलों पर घूमने गए और इनको भी यहाँ किसी सभ्यता के होने का एहसास हुआ, पर किस काल के? महात्मा बुद्ध के या इंडो बैक्टीरियन शासकों के काल का। अब देखो दोस्तों चौथा चरण आता है कि चौथे चरण में किस प्रकार इनका अगली खोज होती है। अभी तो क्या है, जानकारियाँ चल रही हैं, अंदाज चल रहे हैं, क्या चल रहे हैं? अंदाज चल रहे हैं और जानकारियाँ चल रही हैं। बात समझ में आपको आ गई होगी दोस्तों। अब इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट हमारा चौथे को समझना दोस्तों। चौथा समझने वाला एक पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब देखो दोस्तों चौथा पॉइंट आता है। फिर इसके बाद में इसका चौथा चरण आता है इसकी खोज का, और वो चौथा चरण आता है दोस्तों 1921 में। किसकी में? 1921 ईस्वी में। यानी कुल मिला के कह सकते कि यह वह काल है जिस काल में सिंधु सभ्यता क्या हुई? खोज हुई। यानी कुल मिला कह सकते हैं कि 1921 में इसकी खोज की गई। क्या की गई दोस्तों? खोज की गई, खोज हुई या उत्खनन हुआ। क्या हुआ दोस्तों? इसका उत्खनन हुआ। और किसने किया दोस्तों? तो याद रखना
दयाराम बहादुर साहनी ने। ठीक है दोस्तों, और किसके निर्देशन में किया, याद रखना, सर जॉन मार्शल के निर्देशन में। मार्शल के निर्देशन में। और सर जॉन मार्शल क्या कौन थे उस समय, भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष, के महानिदेशक थे, के महानिदेशक थे। अब बात समझना दोस्तों, इस प्रकार की चर्चाएं चलती रहीं, खोज करते रहे, घूमते रहे लोग, अंदाज़ा लगाते रहे। फिर उन अंदाज़ों को साबित करने का एक मौका आया 1921 में। 1921 में क्या हुआ दोस्तों कि सर जॉन मार्शल के निर्देशन में, किसके निर्देशन में, सर जॉन मार्शल के निर्देशन में दयाराम बहादुर साहनी ने हड़प्पा नामक जो टीले थे दोस्तों, क्या थे दोस्तों, जो हड़प्पा नामक टीले थे, इन टीलों की क्या कर दी दोस्तों, खुदाई की, उत्खनन किया और यहाँ पे एक सभ्यता की खोज हुई। और सभ्यता की खोज करने का श्रेय किसको मिला, फिर दयाराम बहादुर साहनी को मिला। इस प्रकार अगर प्रश्न आए आपसे कि सिंधु सभ्यता की खोज किसने की, तो सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी दोस्तों, दयाराम बहादुर साहनी ने की थी, 1921 में की थी। और किसके निर्देशन में की थी, सर जॉन मार्शल के निर्देशन में की थी। सर जॉन मार्शल कौन थे उस समय, यानी कह सकते हैं कि 1921 में भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग के क्या थे दोस्तों, महानिदेशक थे। भारतीय एवं पुरातत्व विभाग के क्या थे, महानिदेशक थे। इसके बाद में सर जॉन मार्शल ने क्या किया दोस्तों कि 1924 में क्या किया दोस्तों, 1924 में यहाँ पे लंदन में, कहाँ पे दोस्तों, 1924 में लंदन में एक लेख के माध्यम से यहाँ सभ्यता होने की क्या की थी दोस्तों, एक घोषणा की थी। यानी कुल मिला कह सकते हैं कि 1924 में सर जॉन मार्शल ने लंदन में एक लेख के माध्यम से इस स्थान पर एक अलग ही सभ्यता, एक अलग ही संस्कृति विकसित होने की क्या की दोस्तों, घोषणा की। ठीक है, इससे पहले 1921 में हड़प्पा की खोज हो चुकी थी। किसकी हो चुकी थी दोस्तों, हड़प्पा की खोज हो चुकी थी। फिर उसके बाद में ध्यान रखना 1922 में, जस्ट इसके एक साल बाद 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज हुई। किसकी खोज हुई दोस्तों, मोहनजोदड़ो की खोज हुई। ठीक है, और वो किसने की थी दोस्तों, राखाल दास बनर्जी ने की। इन सभी नगरों के बारे में हम आगे चल के विस्तार से पढ़ेंगे दोस्तों। कैसे पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे। अब देखो दोस्तों, आपके सामने यहाँ पे कई सारे प्रश्न तैयार हो गए। पहला प्रश्न आपको वो याद रखना है कि हड़प्पा के बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सबसे पहले जो जानकारी दी थी वो किसने दी थी, चार्ल्स मेसन ने दी थी। किसने दी थी दोस्तों, चार्ल्स मेसन ने। एक ये प्रश्न याद रखना है, इन्होंने क्या दी, जानकारी दी। क्या दी दोस्तों, जानकारी, सर्वप्रथम जानकारी। और बात करें दयाराम साहनी की, तो याद रखना दयाराम साहनी ने क्या की दोस्तों, सिंधु सभ्यता की खोज की। इस प्रकार ये दो प्रश्न अच्छे से याद रख लेना आप, इम्पोर्टेंट हैं। और खोज कब हुई, 1921 में। और अगर जानकारी की बात करें तो जानकारी 1826 में हुई सबसे पहले, और खोज हुई इसकी 1921 में। यानी लगभग दोस्तों 100 साल का एक दशक, यानी कह सकते हैं एक शताब्दी लग गई जानकारी और खोज होने के समय अंतराल में। ठीक है दोस्तों, एक कंप्लीट हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे आपने एक चीज़ सुनी है, यानी भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ, समझना दोस्तों। ये बात क्लियर हो गई दोस्तों। अब एक बात याद रखना दोस्तों, मैं एक चीज़ बताना भूल गया कि जो दयाराम बहादुर साहनी हैं दोस्तों, दयाराम, इन्होंने तो खोज की। ठीक है, जब खोज हुई उस समय सर जॉन मार्शल कौन थे, भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक थे, उनके निर्देशन में खोज की हुआ। और सर जॉन मार्शल ने हड़प्पा नामक स्थान पर होने के कारण इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा था। आगे चल के मैं और बता दूंगा इसके बारे में। क्लियर दोस्तों, एक एक पॉइंट क्लियर कर लें दोस्तों। एक एक पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, खोल खोल कर समझा रहा हूँ, एक एक पॉइंट्स क्लियर करना है आपको। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको नेक्स्ट अगला पॉइंट्स कराता हूँ। भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग। क्लियर दोस्तों, इंग्लिश में इसको बोलते हैं दोस्तों
आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं दोस्तों इसको इंग्लिश में? आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया। ऑफ इंडिया, इसके बारे में मैं आपको बताता। देखिए दोस्तों, 2 पॉइंट्स इसके याद रखना। ज़्यादातर स्टूडेंट इस टॉपिक में यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना को लेकर कन्फ्यूज में रहते हैं। पहले मैं आपको बेसिक सी जानकारी बता देता हूं दोस्तों कि जो ये हमारा पुरातत्व विभाग सर्वेक्षण विभाग है, ये क्या करता है दोस्तों? प्राग ऐतिहासिक स्थलों की खोज करता है। पहली बात तो ये जाने कि जो हमारे प्राग ऐतिहासिक काल के जो स्थल हैं उनकी क्या करता है? खोज करता है। दूसरा याद रखना कि इस वर्तमान में इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। कहाँ पे दोस्तों? नई दिल्ली में है। तीसरी पॉइंट इसकी एक चीज़ याद रखें, ये संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। जो ये डिपार्टमेंट है, ये विभाग है, किसके अधीन है दोस्तों? संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। 3 पॉइंट इसकी याद रखना कि जो भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग है, कुल मिला कह सकते हैं हमारे प्राचीन काल से संबंधित जो भी स्थल है उनकी खोज करने का कार्य करता है। पॉइंट्स क्लियर हुए दोस्तों? नेक्स्ट अगले पॉइंट की देखिए दोस्तों, मुख्यालय नई दिल्ली, संस्कृति मंत्रालय के अधीन काम करता है। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी स्थापना को लेकर। इसकी स्थापना कैसे हुई? देखिए दोस्तों, स्थापना की बात करते हैं हम। जो इसकी दोस्तों नींव थी, क्या थी दोस्तों? नींव थी। यानी कुल मिला के कह सकते हैं कि जो इसकी नींव थी दोस्तों, वो इसकी नींव 1784 में रख दी गई। कब रख दी गई दोस्तों? 1784 में रखी गई विलियम जोन्स के द्वारा। किसके काल में दोस्तों? लॉर्ड कर्जन के काल में। ठीक है। लेकिन अगर बात करें दोस्तों इसकी स्थापना की तो दोस्तों इसकी स्थापना की थी सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने। किसने की दोस्तों? अलेक्जेंडर कनिंघम ने की 1861 ईस्वी में। ठीक है। और किसके काल में? लॉर्ड कैनिंग के काल में। बात समझना दोस्तों। अब मैं पॉइंट समझाऊंगा दोस्तों, एक बार आप नोट जरूर कर लें इनको। अब स्थापना हो गई। इसी वजह से दोस्तों सर अलेक्जेंडर कनिंघम को क्या कहा जाता है दोस्तों? भारतीय पुरातत्व का जनक या पिता कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व का जनक या पिता। हम कह सकते हैं फादर ऑफ आर्कियोलॉजी। ठीक है दोस्तों, फादर ऑफ आर्कियोलॉजी कहा जाता है। किसको? सर अलेक्जेंडर कनिंघम को। बात क्लियर हो गई दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों इसके महानिदेशकों के बारे में। जान लें कि जो इसके महानिदेशक थे दोस्तों, इसके महानिदेशकों की बात करें दोस्तों कि इसके जो महानिदेशक थे, तीसरा पॉइंट आता है हमारा महानिदेशक कि जो इसकी दोस्तों पहले महानिदेशक थे। पहले कुल मिला कह सकते हैं कि पहले महानिदेशक इसके कौन थे? सर अलेक्जेंडर कनिंघम थे। इसके जो तीसरे पढ़िए डायरेक्टली, इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ कि जो इसके तीसरे महानिदेशक थे, कौन से? तीसरे सर जॉन मार्शल थे। इसके जो 5वें महानिदेशक थे सर राय
बहादुर दयाराम साहनी, दयाराम साहनी थे। अब बात करते दोस्तों इसके 8वें जो महानिदेशक थे वो थे सर मार्टिमर व्हीलर, सर मार्टिमर व्हीलर। अब समझना दोस्तों, बात यहाँ तक पॉइंट्स में आपको बता देता हूँ, एक एक पॉइंट समझना, एक एक पॉइंट्स में आपको स्टार्टिंग से समझाता हूँ, एक एक पॉइंट क्लियर करना। नोट तो आप सभी कर ही रहे होंगे, साथ ही साथ में नोट अवश्य करें दोस्तों, एक एक पॉइंट्स को अवश्य समझें। देखिए दोस्तों, बात करते हैं हम सबसे पहले भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग। भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग को अंग्रेजी में दोस्तों हम क्या बोलते हैं, आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, बात क्लियर हो गई। इसका काम क्या है कि प्राग ऐतिहासिक स्थलों की खोज करना इसका मुख्य काम है। इसका मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में। किस मंत्रालय के अधीन काम करता है, संस्कृति मंत्रालय के अधीन काम करता है। इसकी जो पहली नींव थी दोस्तों, वो नींव विलियम जोन्स के द्वारा रखी गई 1784 में लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। लेकिन मुख्य रूप से कह सकते हैं वास्तविक रूप में जो स्थापना की थी वो सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी 1861 में लॉर्ड कैनिंग के काल में। याद रखना, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किस गवर्नर के काल में हुई थी, लॉर्ड कैनिंग के काल में हुई थी। कब हुई थी, 1861 ईस्वी में हुई थी। किसने की थी, सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। इसी वजह से सर अलेक्जेंडर कनिंघम को क्या कहा जाता है दोस्तों, भारतीय पुरातत्व का जनक या पिता कहा जाता है, कह सकते हैं फादर ऑफ आर्कियोलॉजी कहा जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि इस विभाग के निदेशक होते हैं, क्या होते हैं, सबसे बड़ी पोस्ट महानिदेशक की होती है। तो इसका जो सबसे पहला महानिदेशक बना वो कौन था, सर अलेक्जेंडर कनिंघम। ये इस वजह से इंपॉर्टेंट है। फिर मैंने लिखा है तीसरे महानिदेशक के बारे में। तीसरे महानिदेशक कौन थे, सर जॉन मार्शल थे। अब इनके बारे में बता दो कि सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में ही सिंधु सभ्यता की क्या हुई थी दोस्तों, खोज हुई थी। सिंधु सभ्यता की क्या हुई, खोज हुई। तो याद रखना कि भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग के कौन से महानिदेशक के निर्देशन में हुआ था, सर जॉन मार्शल के निर्देशन में सिंधु सभ्यता की खोज हुई। अब बात है सर राय बहादुर दयाराम साहनी। याद रखना, सर जॉन मार्शल थे, ये 1902 से 1928 तक क्या थे, इसके महानिदेशक थे भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग के। सर राय बहादुर दयाराम साहनी ये 5वें महानिदेशक थे। कौन से नंबर के थे दोस्तों, ये 5वें महानिदेशक थे। और ये 1931 से लेकर और 35 तक क्या थे, इसके महानिदेशक थे। और ये भारतीय पुरातत्व विभाग के प्रथम भारतीय महानिदेशक थे। क्या थे दोस्तों, ये प्रथम भारतीय महानिदेशक थे। याद रखना। तो क्वेश्चन अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग के प्रथम भारतीय महानिदेशक कौन थे, तो याद रखना प्रथम भारतीय महानिदेशक कौन थे, सर राय बहादुर दयाराम साहनी थे। क्लियर पॉइंट्स। अब बात करते हैं सर मार्टिमर व्हीलर। देखो इनका जो काल था दोस्तों वो 1944 से 48 था। कौन सा था दोस्तों, 1944 से लेके 1948 के बीच में भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक थे। और इनके काल में क्या हुआ कि इस विभाग का जो मुख्यालय था वो कहाँ शिफ्ट हो गया, रेलवे बोर्ड भवन शिमला हो गया। ये कई बार पेपर में पूछा जाता है कि भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग का जो मुख्यालय था किस गवर्नर यानी कुरुमला कह सकते किस महानिदेशक के काल में, किसके काल में शिमला में स्थापित हुआ था। एक वर्ष के लिए ही स्थापित हुआ था। याद रखना सर मार्टिमर व्हीलर के काल में भारतीय एवं पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थापित हो गया था, रेलवे बोर्ड भवन शिमला में स्थापित हुआ था। तो दोस्तों इस प्रकार मैंने आपको इसके सारे पॉइंट्स क्लियर कराए, एक एक पॉइंट बिंदु समझाया। भारतीय एवं पुरातत्व विभाग का बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपरों में खूब पूछा जाता है। याद रखना दोस्तों, इस पे आप इस टॉपिक पे भारतीय एवं पुरातत्व विभाग पे मोस्ट लिख लें, इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लें। इसमें से पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं, संपूर्ण टॉपिक को अच्छे से याद करना है। मैंने एक एक पॉइंट क्लियरली आपको समझाया है। स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों, अगर आप अभी नोट नहीं कर रहे हैं, केवल पढ़ रहे हैं, तो बाद में नोट्स बनाने के लिए। अब दोस्तों इसके बाद में हम बात करते हैं सिंधु सभ्यता के नामकरण के बारे में। यानी अब यहाँ तक हमने कम्प्लीटली पढ़ लिया, ये जान लिया कि सिंधु सभ्यता की खोज और सिंधु सभ्यता की जानकारी कैसे हुई। ये संपूर्ण पॉइंट्स मैंने यहाँ पे करा दिए। और सिंधु सभ्यता की खोज का कार्य कौन सा डिपार्टमेंट करता है और किस प्रकार हुई, सारे तथ्य क्लियर।
अब बात करते हैं कि सिंधु सभ्यता को हमने नाम क्या क्या दिए, सिंधु सभ्यता का नामकरण क्या क्या हुआ है, किन किन नामों से सिंधु घाटी सभ्यता को जाना जाता है। देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण क्या है दोस्तों, इसके नामकरण के बारे में बात करें दोस्तों, इसका सबसे पहला जो नाम था, सबसे जो प्राचीन नाम है वो है हड़प्पा। इसको किस नाम से जानते हैं, एक हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये हड़प्पा जो सभ्यता है, हड़प्पा नामक स्थान पर होने के कारण पड़ा। इसका हड़प्पा सभ्यता क्यों नाम पड़ा, हड़प्पा नामक स्थान पर होने के कारण, स्थान पर होने के कारण। ठीक है, और इसको हड़प्पा सभ्यता जो नाम दिया था, ये किसने दिया था, सर जॉन मार्शल ने दिया था। किसने दिया था, सर जॉन मार्शल ने इसको सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता का, ठीक है, नाम दिया। एक पॉइंट याद रखना, यानी कह सकते हैं कि इसका नामकरण की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता को एक अन्य नाम है, इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। एक दूसरा नाम मिलता है सिंधु घाटी सभ्यता का कि सिंधु घाटी सभ्यता ही कहते हैं इसको। हमने जो मुख्य नाम है इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, या सिंधु सभ्यता भी कहते हैं, या हम कह सकते हैं कि सैंधव सभ्यता भी कहते हैं, सैंधव सभ्यता भी कहते हैं। और इसको सैंधव सभ्यता क्यों कहते हैं दोस्तों, सिंधु व उसकी सहायक नदियों के केंद्र में बसे होने के कारण, यानी स्टार्टिंग में दोस्तों इसकी खोज हुई थी सिंधु सभ्यता की, तो जितने भी नगर, जितनी भी बस्तियां खुदाई मिली थी वो सब सिंधु नदी के किनारे या सिंधु की सहायक नदियों के किनारे मिले थे। इस वजह से इसको क्या नाम दिया गया, सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया गया था। इसको एक अन्य नाम से और जानते हैं दोस्तों, तीसरा नाम है इसको सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, इसको सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं, सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं। देखिए दोस्तों, सिंधु सरस्वती सभ्यता क्यों कहते हैं, मैं आपको बता दूं कि 1921 में सबसे पहले खोज हुई किसकी, हड़प्पा की। यानी कि कुल मिला कह सकते हैं कि इसका जो पहला नगर था वो 1921 में खोजा गया। फिर बात करें 1947 में जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ, तब तक इस सभ्यता के, यानी इस सभ्यता के लगभग 40 नगरों की खोज हो चुकी थी। कितने नगरों की खोज हो चुकी थी, 40 नगरों की। और ये 40 नगर थे, ये सभी 40 नगर किस नदी के किनारे मिले, सिंधु नदी के किनारे मिले, बात समझना। फिर 1947 के बाद में अब तक लगभग कितने नगरों की खोज हो चुकी है दोस्तों, 1400 नगरों की खोज हो चुकी है। और इन 1400 नगरों में अगर हम बात करें दोस्तों, इन 1400 नगरों में बात करें तो लगभग 80% जो नगर थे, इन 1400 नगरों में 80% नगर, बस्तियां सरस्वती नदी के किनारे स्थित हैं। किसके किनारे, सरस्वती नदी के किनारे स्थित हैं, जो गंगा नदी और सिंधु नदी के बीच के मैदानी भूभाग में बहती थी। आज ये सरस्वती नदी क्या हो चुकी है, लुप्त हो चुकी है। और केवल 3% नगर, यानी कुल मिला कह सकते हैं कि पूरी सिंधु सभ्यता के 1400 नगरों में, कितने नगरों में, 1400 नगरों में केवल 3% नगर, यानी कुल मिला कह सकते हैं 40 नगर ही, 80% 3% नगर ही किस नदी के किनारे विकसित हुए दोस्तों, सिंधु नदी के किनारे विकसित हुए। बात क्लियर हुई दोस्तों। अब बात करते हैं 1400 नगरों में दोस्तों 17% नगर अन्य नदियों के किनारे विकसित हुए, अन्य नदियों के किनारे विकसित हुए। बात समझ गए होंगे दोस्तों। यानी हम कुल मिला कह सकते हैं कि इन 1400 नगरों में से लगभग 1100 नगर किस नदी के किनारे विकसित थे, सरस्वती के, 40 नगर सिंधु घाटी सभ्यता के, और लगभग दोस्तों 350 नगर अन्य नदियों के किनारे स्थित थे।
इस वजह से ज़्यादातर विद्वानों ने इसको सिंधु सभ्यता ना कहकर सरस्वती सभ्यता से संबोधित किया, क्योंकि इसकी जो ज़्यादातर 80% नगर हैं वो सरस्वती नदी के किनारे स्थित थे। लेकिन स्टार्टिंग में क्या हुआ, स्टार्टिंग में जो नगर मिले वो सिंधु नदी के किनारे मिले थे। इस वजह से ज़्यादातर लोगों के दिमाग में कौन सा नाम छड़ गया दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता छड़ गया। लेकिन अगर बात करें, देखें भौगोलिक दृष्टि से देखें तो इस सभ्यता के सर्वाधिक नगर सरस्वती नदी के किनारे मिले थे। इस वजह से इसको सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है। पॉइंट्स क्लियर हो गए दोस्तों। अब बात करते हैं इसका जो चौथा नाम है, इसके चौथे नाम की। इसका जो चौथा नाम है दोस्तों, कांस्य युगीन सभ्यता। इसको क्या कहते हैं, एक और नाम देते हैं इसको, चौथा हम इस नाम से भी जानते हैं, इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। अब देखो दोस्तों, कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहते हैं कि इस काल के मानव ने तांबे में क्या मिलाया दोस्तों, टिन मिलाया, और टिन मिला के किसका निर्माण कर लिया दोस्तों, कांसा का निर्माण किया। और इस कांसे का निर्माण करने के बाद में इसका सर्वाधिक उपयोग किया। क्या किया दोस्तों, सर्वाधिक प्रयोग किया। इस कारण इस सभ्यता को क्या कहते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। बात करते हैं दोस्तों, इसको क्या कहा जाता है, प्रथम नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। प्रथम नगरीय सभ्यता याद रखना दोस्तों, प्रथम नगरीय सभ्यता क्यों कहा जाता है कि इसी सभ्यता में क्या हुआ दोस्तों, नगरों का सर्वप्रथम उदय हुआ था। नगरों का या शहरों का सर्वप्रथम उदय हुआ। इस वजह से इसको क्या कहा जाता है, प्रथम नगरीय सभ्यता कहा जाता है। और एक इतिहासकार हैं जिनका नाम है सर गार्डन चाइल्ड। क्या नाम है दोस्तों, सर गार्डन चाइल्ड। इन्होंने इस सभ्यता को क्या कहा दोस्तों, प्रथम नगरीय क्रांति कहा। इसको क्या कहा, सिंधु सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति कहा। ठीक है दोस्तों। और इसको कहा क्या, फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन। फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन कहा किसको, सिंधु घाटी सभ्यता को। पॉइंट्स क्लियर हुए दोस्तों। याद रखना कि प्रथम नगरीय सभ्यता क्यों कहते हैं, क्योंकि इस सभ्यता में नगरों का या शहरों का सर्वप्रथम उदय हुआ। और सर गार्डन चाइल्ड ने इसको प्रथम नगरीय क्रांति के नाम से संबोधित किया। याद रखना, हड़प्पा सभ्यता किसने कहा था, सर जॉन मार्शल ने। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता नाम किसने दिया, सर जॉन मार्शल ने। सिंधु घाटी सभ्यता को प्रथम नगरीय सभ्यता किसने कहा, गार्डन चाइल्ड ने। किसने कहा, गार्डन चाइल्ड ने। एक और नाम मिलता है दोस्तों इसका, आर्य पूर्व नागरिक सभ्यता। आर्य पूर्व नागरिक सभ्यता क्या नाम मिलता है दोस्तों इसका, आर्य पूर्व नागरिक सभ्यता मिलता है। पॉइंट्स समझना। और ये जो नाम दिया था इसको वी.एन. पुरी ने दिया। किसने दिया दोस्तों, वी.एन. पुरी ने। वी.एन. पुरी ने कहा था दोस्तों कि सिंधु सभ्यता आर्यों से पूर्व में बसी थी, और इस वजह से इसको हम आर्य पूर्व नागरिक सभ्यता भी कह सकते हैं, ऐसा वी.एन. पुरी का मानना था। एक बार पेपरों में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि सिंधु सभ्यता को आर्य पूर्व नागरिक सभ्यता किसने कहा था। तो सिंधु सभ्यता को जो आर्य पूर्व नागरिक सभ्यता नाम दिया था वो वी.एन. पुरी ने दिया था। किसने दिया था दोस्तों, वी.एन. पुरी ने दिया था। और सिंधु सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति का नाम किसने दिया था, सर गार्डन चाइल्ड ने दिया था। और सिंधु सभ्यता को हड़प्पा नाम किसने दिया था, सर जॉन मार्शल ने दिया था। ये मोस्ट पॉइंट है, याद रखना। कई बार पेपरों में पूछा गया कि कांस्य युगीन सभ्यता किससे कहा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता को। प्रथम नगरीय क्रांति नगरीय सभ्यता किससे कहा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता को। दोनों मोस्ट पॉइंट हैं, इनको अच्छे से नोट कर लेना। बात क्लियर हो गई दोस्तों, बात समझ में आ भी गई होगी। अब बात करते हैं यहाँ पे किस प्रजाति के लोग थे, यानी कुल मिला कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो निर्माण था, सिंधु घाटी का जो निर्माण किया था, जो निर्माता थे वो कौन थे, यानी सिंधु सभ्यता के लोग कौन थे, किस प्रजाति के थे। इस पॉइंट पे, इस तथ्य पे हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों।
देखिए दोस्तों, नेक्स्ट अगला पॉइंट है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता। नेक्स्ट अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा सिंधु सभ्यता के निर्माता। देखिए दोस्तों, सिंधु सभ्यता के निर्माताओं की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता से 4 प्रजाति के लोगों के कंकाल मिले। एक है हमारा दोस्तों प्रोटोस्ट्रोलॉयड। दूसरा है दोस्तों मेडिटेरियन या भूमध्य सागरीय। तीसरा है दोस्तों मंगोलायड। और चौथा है अल्पाइन। ये 4 प्रजातियां मिली दोस्तों, ठीक है। कुल मिला कह सकते हैं कि ये क्या है दोस्तों, प्रजाति। ये क्या है दोस्तों, प्रजाति। ये क्या है दोस्तों, प्रजाति। भूमध्य सागरीय प्रजाति, मंगोलायड प्रजाति, और ये क्या है दोस्तों, अल्पाइन प्रजाति। बात समझना, यानी सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई की, उस खुदाई से दोस्तों इन 4 प्रजातियों के कंकाल मिले। अब इन प्रजातियों से समझना दोस्तों कि याद रखना कि जो ये आता प्रोटोस्ट्रोलॉयड, हम कुल मिला के कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता में सबसे पहले, यानी इस संस्कृति में सबसे पहले आकर बसे थे। ये सबसे पहले आकर बसे, यानी हम कह सकते हैं सिंधु सभ्यता की सबसे प्राचीन प्रजाति है ये। क्या है, सैंधव संस्कृति की सबसे प्राचीन प्रजाति है। और वर्तमान में अगर बात करें तो वर्तमान में याद रखना मध्य भारत में, वर्तमान में इस प्रजाति के लोग कहाँ रहते हैं, मध्य भारत में SC और ST। मध्य भारत में जो SC ST के रूप में, यानी हम कुल मिला कह सकते हैं कि मध्य भारत में जो SC और ST जो जातियां हैं, SC और ST की जो जातियां हैं दोस्तों, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जो जातियां हैं, ये प्रोटोस्ट्रोलॉयड प्रजाति की ही हैं। याद रखना, समझ गए दोस्तों। अब बात करते हैं दूसरी प्रजाति की, किसकी, मेडिटेरियन प्रजाति की। अब मेडिटेरियन प्रजाति के बारे में अगर बात करते हैं दोस्तों, तो इस प्रजाति के बारे में आपको बता दूं, ये क्या है, सिंधु सभ्यता की निर्माता। सिंधु सभ्यता की निर्माता कहा जाता है इस प्रजाति को। क्या कहा जाता है, सिंधु सभ्यता का निर्माता। सिंधु सभ्यता की निर्माता कहा जाता है किसको, भूमध्य सागरीय को, सिंधु सभ्यता के निर्माता, ठीक है। और याद रखना सर्वाधिक कंकाल मिले हैं इसके। और वर्तमान में दक्षिण भारत में निवासरत। याद रखना दोस्तों, बस केवल ये 2 पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इनको याद रखना। पेपर में अगर पूछेगा तो केवल इन 2 में से पूछेगा। यहाँ तो ये पूछेगा आपसे, ये कहेगा कि सिंधु सभ्यता में सबसे पहले आकर बसने वाली प्रजाति कौन सी थी। सबसे पहले आकर बसने वाली प्रजाति थी प्रोटोस्ट्रोलॉयड। या कह सकता है ये इस तरीके से पूछ सकता है, सिंधु सभ्यता की सबसे प्राचीन प्रजाति कौन सी है, प्रोटोस्ट्रोलॉयड। और वर्तमान में इस प्रजाति के लोग कहाँ निवास करते हैं, भारत में, मध्य भारत में निवास करते हैं SC ST के रूप में। दूसरी जनजाति है, प्रजाति हमारी मेडिटेरियन यानी भूमध्य सागरीय प्रजाति। इस प्रजाति के लोगों को ही सिंधु सभ्यता का निर्माता कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि किस प्रजाति के लोगों ने सिंधु सभ्यता का निर्माण किया था, तो याद रखना मेडिटेरियन ने या भूमध्य सागरीय ने। इनको द्रविड़ भी बोलते हैं, इसको एक नाम और देते हैं, द्रविड़ भी देते हैं। क्या नाम देते हैं, द्रविड़ भी देते हैं। इन्हीं द्रविड़ लोगों को सिंधु सभ्यता का निर्माता माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि यहाँ से सर्वाधिक कंकाल किसी के मिले, इसी प्रजाति के लोगों के मिले हैं। और दक्षिण भारत में ये जाति क्या करती है, इस प्रजाति के लोग निवास करते हैं। दक्षिण भारत के जो लोग हैं वो इसी प्रजाति के हैं। अब अगली आती है मंगोलायड प्रजाति और अल्पाइन प्रजाति, ठीक है। कौन सी आती है दोस्तों, मंगोलायड प्रजाति और अल्पाइन प्रजाति आती है दोस्तों। जो मंगोलायड प्रजाति है दोस्तों, ये हमारे भारत के सिक्किम,
असम और हिमालयी सीमांत क्षेत्रों में, हिमालयी सीमांत क्षेत्रों में निवास करते हैं, सीमांत क्षेत्रों में निवास करते हैं इस प्रजाति के लोग वर्तमान में। और इस प्रजाति के लोग वर्तमान में कहाँ करते हैं दोस्तों निवास? सिंधु प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, इन स्थानों पे करते हैं निवास। अब हमारे पेपर में याद रखना दोस्तों कि सिंधु सभ्यता से अगर क्वेश्चन पूछे कितनी प्रजातियों के कंकाल मिले? 4 प्रजातियों के। सर्वाधिक कंकाल किस प्रजाति के मिले? मेडिटेरियन, द्रविड़ या भूमध्य सागर प्रजाति के, इस प्रजाति के मिले। सबसे पहले आकर बसने वाली प्रजाति कौन सी थी? प्रोटोस्ट्रोलॉइड थी। ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इन 4 जनजाति प्रजातियों को क्या कहा जाता है? सिंधु सभ्यता के निर्माता कहा जाता है। पॉइंट्स क्लियर हुए दोस्तों? यहाँ तक सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अब मैं दोस्तों 2 कथन और बताता हूँ, उनके इनसे संबंधित 2 प्रसिद्ध कथन और हैं, उनको पेपरों में पूछा जाता है। निर्माता कंप्लीट हुए दोस्तों, क्या हुए दोस्तों? निर्माता हमारे कंप्लीट हुए। अब देखो दोस्तों, बहुत से स्टूडेंट्स की समझ में अगर ये नहीं आ रहा है प्रजातियाँ क्या होती हैं। प्रजाति हमारे चेहरे की, हमारे शरीर की क्या होती है? बनावट होती है। आपने चीन के लोगों को देखे होंगे, उनके लोगों की कद काठी और चेहरे की बनावट अलग होती है। नेपाल के लोगों की अलग होती है, इंडिया के लोगों की अलग होती है, अफ्रीका के लोगों की अलग होती है। तो ये किसका अंतर होता है? इस बनावट की वजह से ये प्रजातियों का अंतःकरण ही, यानी क्या होता है? अंतर ही इन बनावटों का आधार होता है। याद रखना दोस्तों। अब देखो दोस्तों 2 कथन और समझना। एक कथन है गार्डन चाइल्ड का, गार्डन चाइल्ड का। गार्डन चाइल्ड ने एक बात कही दोस्तों, इन्होंने कहा कि सिंधु सभ्यता, इन्होंने क्या कहा दोस्तों कि सिंधु सभ्यता मेसोपोटामिया संस्कृति की देन है। उसके बाद में आता है राखाल दास बनर्जी। इन्होंने क्या कहा कि सिंधु सभ्यता के निर्माता द्रविड़ हैं। सिंधु सभ्यता के निर्माता द्रविड़ हैं। कौन है दोस्तों? द्रविड़ हैं। ये 2 कथन और याद रख लेना दोस्तों, पूछे जाते हैं। एक कथन है गार्डन चाइल्ड का, किसने कहा था कि सिंधु सभ्यता मेसोपोटामिया संस्कृति की देन है? तो किसने कहा? गार्डन चाइल्ड ने। किसने कहा कि सिंधु सभ्यता के निर्माता द्रविड़ हैं? ऐसे ही पूछ सकता है कि किसके अनुसार सिंधु सभ्यता के निर्माता द्रविड़ थे? तो याद रखना राखाल दास बनर्जी के अनुसार। किसके अनुसार? राखाल दास बनर्जी के अनुसार। इस प्रकार दोस्तों सिंधु सभ्यता के निर्माता भी कंप्लीट हुए। कल की क्लास में हम बात करेंगे दोस्तों सिंधु सभ्यता के तिथि क्रम के बारे में, समय के बारे में, किस समय में विकसित हुई और हमें उस समय का अंदाज़ कैसे लगा। फिर उसके बाद में हम बात करेंगे सिंधु सभ्यता के भौगोलिक विस्तार के बारे में। फिर उसके बाद में हम बात करेंगे सिंधु सभ्यता के नगरों के बारे में। फिर इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों सिंधु सभ्यता की सामाजिक व्यवस्था के बारे में। इस प्रकार दोस्तों मैं आपके लिए एक पॉइंट्स, सिंधु सभ्यता से संबंधित एक पॉइंट्स, यानी इतिहास से संबंधित एक पॉइंट बारीकी से क्लियर करा दूंगा। एक बात समझना, बस शर्त यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, वीडियो की लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो दोस्तों चलते हैं, आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट अगली क्लास में। तब तक के लिए अलविदा, नमस्कार।